अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। सानिया 9 मई के बाद से अब तक तहरीक इंसाफ मुश्किलात की भंवर में फंसती चली जा रही है। सानिया 9 मई एक मखसूस जमात की जानिब से दारू के खिलाफ बदतरीन मुहिम थी, जिसके बाद रियासत हरकत में आई और सानिया 9 मई के किरदारों के गिर्द घेरा तंग होना शुरू हुआ, जिसके बाद बहस छिड़ गई कि 9 मई के मुल्जिमान के खिलाफ ट्रायल फौजी अदालतों में होना चाहिए या नहीं। अब बहरहाल सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच ये फैसला करने जा रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच ने केस की समाअत की। जस्टिस जमाल बंदुखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस इरफान सादत और जस्टिस शाहिद बिलाल बेंच का हिस्सा है। अदालत ने सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस में लाहौर हाईकोर्ट बार के फरीक बनने की दरखास्त मंजूर कर ली है, जबकि लार्जर बेंच ने अटॉर्नी जनरल को मुल्जिमान से फैमिली मेंबरान की मुलाकातें यकीनी बनाने की हिदायत भी कर दी है। आज ही सुबह शाहमूद कुरैशी को अडयाला जेल से कोटलक पर लाया गया, जहां पर जो 9 मई के मुल्जिमान के हवाले से जो इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के अंदर मामला चल रहे हैं, जज साहब के रूबरू पेश किया गया और उसके बाद हाज़िरी लगवाई गई, चालान की नकूल फराम की गई और उन्हें वापस अडयाला जेल पहुंचा दिया गया है। यानी 9 मई के केसेस को लेकर भी यूँ लगता है कि हर गुजरते दिन के साथ तंग हो रहा है। और राना सनाउल्लाह तो ये भी कहते हैं कि हमारे पास तमाम तरह सब्सटेंशियल एविडेंसेस मौजूद हैं कि किस तरह बाहर से ये कैंपेन शुरू हुई, फिर ट्रिगर हुई और किस तरह मुल्की सालमियत को नुकसान पहुंचाया गया। और वो ये भी कह रहे हैं कि अडयाला जेल के अंदर से जो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स और इस तरह के मामलात हैं वो भी हुकूमत के हाथ लग चुके, सबूतों को पेश किया जा सकता है। राना सनाउल्लाह के बकौल बानी PTI जेल में साजिश कर रहा है और बहुत जल्द वो कहानी भी सामने आ जाएगी। मज़ाहिर तो राना सनाउल्लाह ये इंदिया दे रहे हैं कि बानी PTI ऐसी आग से खेल रहा है जिसमें बहुत जल्द वो जलने वाले, यानी बानी PTI को रिलीफ नहीं मिलेगा। ज़ाहिर है अगर तहरीक इंसाफ इदारों के खिलाफ मुहिम से बाज नहीं आएगी तो वो अपनी मुश्किलात को खुद बढ़ावा देगी। ये मौक़िफ़ है जो हुकूमती मौक़िफ़ है या मुक़्तदरा का मौक़िफ़ है। लेकिन दूसरी जानिब कैसर अहमद शेख तो ये दावा कर रहे हैं कि बानी PTI के इस्टेब्लिशमेंट से मामला तय हो रहे हैं और जल्द को ब्रेक थ्रू होगा। अब आम हुकूमती वज़ीर ये देख रहे हैं कि बातचीत हो रही है, बैकडोर राब्ता हो रहा है और ब्रेक थ्रू होता हुआ भी नज़र आ रहा है। इस वक्त बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर है, हमारे साथ मौजूद है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स है, प्रोग्राम के अगले हिस्से में वो आपके सामने रखेंगे। सेनेटर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, ये जो हुकूमती वज़ीर दावा कर रहे हैं कि कहीं को बैकडोर राब्ता हो रहा है, बातचीत हो रही है बानी PTI के साथ और जल्द कोई ब्रेक थ्रू होगा, क्या ये बात दुरुस्त है? जहाँ तक तो बात है कि कोई पीछे बैकडोर कोई बैकग्राउंड में कोई बातें हो रही हैं या कोई मुआहदा हो रहा है, तो वो तो मैं कैटेगोरिकली उसकी तरदीद करता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ तक जरूर दुरुस्त है कि बहुत जल्द फैसले होने वाले हैं अदालतों में और बहुत जल्द इमरान खान साहब बाहर आने वाले हैं और PTI पावर में आने वाली है, ये तो मैं आपको बता सकता हूं। लेकिन बैकडोर किसी किस्म का मुआहदा नहीं है। ये जल्द PTI पावर में आने वाली है, सब कुछ ठीक होने वाला है, ये आपकी मालूमात हैं, ये खबर है या ख्वाहिश है सेनेटर साहब? कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन नहीं, हाँ बड़े कैलकुलेटेड है। ये कोई लीगल डोमेन में कैलकुलेशंस की हैं आपने, कोई जायचा बनाया है, कानूनी जायचा तरतीब दिया है? क्योंकि अगले केसेस तो तैयार हैं। जैसे आज शाहमूद कुरैशी साहब को अडयाला से कोट लखपत ले जाया गया, वहाँ पे हाज़िरी लगवाई गई, चालान की नकूल फराम की गई और वापस अडयाला ले गए, यानी जो अगला मंजरनामा है वो भी तैयार है। तो ये भी कैलकुलेट किया हुआ आपने? जी, मैं 2 पॉइंट्स पे कैलकुलेशंस की हैं मैंने। एक तो अगर आप माजी में देखें तो 3 मेन केस बनाए गए थे खान साहब के ख़िलाफ़ और उन 3 केसों में 2 की सज़ा तो ख़त्म हो चुकी है और जो तीसरा है वो तकरीबन इख्तिताम तक पहुंच रहा है। उसमें मैंने अगर आप जायज़ा लें जो तीसरा केस है इद्दत का, उसके अगर डॉक्यूमेंट्स या उसकी प्रोसीडिंग्स का जायज़ा लें तो आपको नज़र आ जाएगा कि वो भी उसमें भी जो सज़ा है वो सस्टेन नहीं हो सकती, वो सज़ा ख़त्म होगी। तो जब ये 3 केसेस ख़त्म हो जाएं उसके बाद आप कैलकुलेट करें कि और कौन से केसेस रह गए हैं जिसमें ज़मानत नहीं हुई, तो आपको नज़र आता है कि जितने बाकी केसेस हैं उन सब में जमानत हो चुकी है। अभी हमने साउंड चलवाया सर राना सनाउल्लाह साहब का, वो कहते हैं 9 मई की जो चार्जशीट है वो भी अगेंस्ट है बानी PTI के और हमारे पास सब्सटेंशियल एविडेंस मवाद मौजूद है, इवन जेल के अंदर जो हो रहा है वो भी हमारे पास रिकॉर्ड सारा पड़ा हुआ है। वो तो खैर उनका पहली बात तो ये है कि वो चूंकि हुकूमत में हैं, उनको जब वो ऐसी बातें करते हैं तो फिर हमारा जो मौक़िफ़ है जो ये कहता है कि ये सारे केसेस बायस्ड हैं, वो उनमें प्रेशर किया जा रहा है जज साहिबान को,
तो फिर वो चीज़ साबित हो जाती है जब एक हुकूमत में बैठे हुए एडवाइज़र काबीना का जो शायद हिस्सा हैं वो जब इस तरह की बात करें तो फिर वो पूरा काबीना इसका मतलब इन्वॉल्व है। तो हमारी बात की फिर उसकी वजाहत हो जाती है कि सारे प्रेशराइज्ड और झूठे केसेस हैं। लेकिन बहरहाल उनकी बात छोड़ दीजिए, मैं अपनी कैलकुलेशन की बात कर रहा था। सो कैलकुलेशन में तो बड़ी वाज़ेह है कि अब जो बाकी केसेस बनाए जा रहे हैं कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई मवाद तो होना चाहिए जिसमें केस में थोड़ी सी जान हो। अगर केस में थोड़ी सी जान भी नहीं होगी, अगर केस में कोई किसी किस्म की शहादत नहीं होगी, कोई एविडेंस नहीं होगा, तो फिर वो केस ज़्यादा देर नहीं चल सकता। तो इसलिए मैं कैलकुलेशंस कर रहा हूँ और कैलकुलेशन में जो आने वाले अगर केसेस बनाना भी चाहें, जैसा राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि हम बनाएंगे, अगर बनाना भी चाहें तो उसमें मुझे नहीं नज़र आती कि किसी किस्म की रुकावट हो सके उन खान सेनेटर साहब, मेरा बड़ा सादा सा सवाल है। देखिए, उसके लिए एक चीज़ हम इस्तेलाह इस्तेमाल करते हैं कबूलियत की, तो उसके लिए बानी पीटीआई को कंसर्न क्वार्टर्स की कबूलियत हासिल होना भी तो ज़रूरी है। क्या वो कबूलियत मिल जाएगी या हासिल हो रही है? देखिए, अब आप थोड़ा सा सियासी सवाल पूछ रहे हैं। पहला मेरी जो कैलकुलेशंस थी और जो सवाल था वो कानूनी था और आपने कहा था कि आप कानूनी मैदान में बताइए कि क्या पोजीशन है। अब अगर आप सियासत की बात करते हैं तो सियासत की पोजीशन बड़ी वाज़ेह है। सियासत में अल्टीमेटली जीत जो होती है वो अवाम की होती है। और आप देख लीजिए, पाकिस्तान की तारीख ही उठा के देख लें कि एंड में हमेशा जो अवाम का मैंडेट होता है वही सक्सेसफुल होता है, वही कामयाब होता है। तो इसलिए पॉलिटिकल साइड पे भी, सियासी साइड पे भी हम मॉरली भी जीत चुके हैं, लीगली भी जीत चुके हैं, सियासत में भी जीत चुके हैं। अब सिर्फ एंड आ रही है। तो आपको मेरा ख्याल है ये कहना कि आपको किसी से समझौता करना पड़ेगा, इसकी जरूरत नहीं है। बट अली ज़फ़र साहब, एक दो बार ये बात जिक्र हुआ है जरूर कि किसी किस्म का समझौता हो, लेकिन उन्होंने इसको आउटराइट रिजेक्ट कर दिया है और बड़ा वाज़े तौर पे कहा है, बड़ा ज़ोर से कहा है कि मैं 1000 साल भी रहने को तैयार हूँ कैद में, लेकिन मैं किसी किस्म का गैर कानूनी और गैर आइनी समझौता नहीं करूँगा, जो कि अवाम की जो मंगे हैं और अवाम की जो इंटेंशन है और जो अवाम की का मकसद है, जो अवाम तक पहुँचना चाहिए, उसकी नफ़ी हो। सर, लास्टली एंड वेरी क्विकली, देखिए, अगर बानी पीटीआई आप समझते हैं कि बहुत जल्द ब्रेक थ्रू भी हो जाएगा, बाहर भी आ जाएंगे, अवाम की हिमायत हासिल है, मगर दूसरा फरीक तो अपने आप को सक्सेसफुल समझता है। वो इसलिए कि आपकी तरफ से जो कोई मैस मोबिलाइजेशन होती, कोई मोमेंटम बिल्ड होता, कोई जलसे होते, एहतजाज होते, वो नहीं हो पा रहा है। और उसके बाद ही लगता है, ये तासुर मिलता है कि बानी पीटीआई जेल में बैठ कर कहते हैं मैं भूख हड़ताल कर दूंगा। तो वो भी तो नहीं हो रहा। कोई सड़कों पे ना तो लोग हैं, ना कोई एजिटेशन है, ना कोई एहतजाज है, ना ही कंसर्न क्वार्टर्स के ऊपर किसी किस्म का दबाव है। यहाँ देखिए, मैं आपका जो आपने अभी बात की कि सड़कों पे एहतजाज नहीं हो सका, मैं इसको डिनाई नहीं कर सकता, ये हकीकत है और वाकई ही नहीं हो रहा। लेकिन इंतज़ार सिर्फ इस चीज़ का है, मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब खुद बाहर आएंगे तो फिर ही ये मूवमेंट चल सकेगी, क्योंकि आप दुरुस्त कह रहे हैं कि अभी फ़िलहाल वो मोमेंटम नहीं बना जो बनना चाहिए था, लेकिन कोशिश हो रही है। आप देखें, मुश्किलात भी बहुत हैं। हम जलसा करने की कोशिश करते हैं तो जलसा लास्ट मिनट पे कैंसिल कर दिया जाता है। अब दो ऑप्शंस होती हैं हमारे पास उस वक्त, या तो हम उसको डिफाई करें और कानून को अपने हाथ में लें, जो कि एज ए पॉलिटिकल पार्टी, एक सियासी जमात के तौर पे हम बिल्कुल करने को तैयार नहीं हैं। तो अगर हम तैयार नहीं और हम कानून के अंदर रह के अपने जलसे, जुलूस या मूवमेंट चलाना चाहते हैं, तो उसमें फिर दुश्वारी आती है कि हर बार वो जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो हमें इजाज़त नहीं देती है, इजाज़त देती है तो कैंसिल कर देती है, या फिर वो सेक्शन 144 लग जाता है तो आप के लोग जमा नहीं हो सकते, या जो लोग निकलते भी हैं उनको घरों से अरेस्ट कर लिया जाता है। तो ये मुश्किलात हैं, लेकिन इसके बावजूद आप दुरुस्त कह रहे हैं कि अल्टीमेटली अभी तक मूवमेंट नहीं चल सकी। सर, बहुत बहुत शुक्रिया अली ज़फ़र साहब आपके वक्त। देखिए, अब आप ये कह रहे हैं कि ना इमरान खान साहब तो उस वक्त जब बाहर आएंगे तो कोई मैस मूवमेंट होगी या मोबिलाइजेशन होगी, लेकिन इस मैस मोबिलाइजेशन से, इस प्रेशर से, इस मूवमेंट से इमरान खान का बाहर आना भी तो मशरूत है।
ज़माने जालियत में बेटियां पैदा होते ही उन्हें जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, क्योंकि जिंदा दरगोर करने वालों के सीनों में दिल नहीं होते थे। आज ऐसा महसूस होता है कि हम एक बार फिर उसी जहालत के दौर में वापस जा रहे हैं। नौशेरो फेरोज़ में एक दर्दनाक वाकया सामने आया जिससे इंसानियत कांप उठी। वाकया कुछ यूँ है कि नौशेरो फेरोज़ में 15 दिन की बच्ची को वालिद ने जिंदा दफन कर दिया, और वजह यह थी कि गुर्बत, भूख और अफलास के उसके अपने सहन में डेरे थे, क्योंकि वालिद की जेब में 15 दिन की मासूम बच्ची के इलाज के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए उसने अपनी फूल जैसी बच्ची को जिंदा दफन कर दिया। क्या उस वालिद के हाथ ये बदतरीन अमल करते हुए नहीं कांपे होंगे, या फिर गुर्बत के हाथों शिकस्त ज़दा इस बाप ने यह तय कर लिया था कि इसके अलावा उसके पास और कोई हल, कोई चारा नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बच्ची को पैदाइश से ही खून की कमी थी, एनेमिक थी। डॉक्टर्स ने हैदराबाद ले जाने का मशवरा दिया, लेकिन बच्ची के वालिद ने बताया कि हमारे पास इतने पैसे ही नहीं थे कि बच्ची के हैदराबाद में इलाज कराते, इसलिए इलाज के पैसे ना होने के बायस मासूम बच्ची को बोरी में बंद करके दफन कर दिया गया। बच्ची के वालिद का कहना है कि उससे पहले बच्ची को मोहल्ले में पड़ोसियों को दिया, लेकिन उन्होंने वापस कर दिया। मुझे इस सारे वाक़े पर वो शेर याद आ रहा है ना कि तू की जाने यार अमीरा, रोटी बंदा खा जाती है। और तुमने देखे नहीं हल्का इमरोज़ के रंग, गर्मी बादाए फरदा से पिघलते हुए लोग और अपनी ही ख्वाहिशात के हाथों बेबस होकर रोज़ जीते हुए, रोज़ मरते हुए लोग। इस वक्त सरबराह JDC और मारूफ समाजी रहनुमा ज़फ़र अब्बास साहब ने मुझे ज्वाइन किया। उसके बाद मैं आपके सामने आदाद शुमार रखूँगा कि हुकूमत जब से क़याम में आई है 31 रोज़ में कितना कर्ज़ लिया है, और अब तक एक नौमौलूद के ऊपर जो दुनिया में आता है तो उसके ऊपर कितना कर्ज होता है। सारी डिटेल्स मैं आपके सामने रखूंगा। ज़फ़र अब्बास साहब, आपको वेलकम करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये नौशेरो फेरोज़ का बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। आपने सुना कि एक बाप ने अपनी बच्ची को जिंदा दफन कर दिया, और वजह यह है कि अफलास, गुर्बत, भूख, पैसे नहीं हैं। क्या हालात इस कदर ख़राब हैं कि कोई बाप अपने जिगर गोशे को ज़मीन के हवाले कर दे, जिंदा दफन कर दे? ठीक है, हालात तो इससे भी ज़्यादा ख़राब हैं। अब मैंने तो ये बात कब से बोल रहा हूँ, पिछले 2-3 सालों से बोल रहा हूँ मीडिया पे, कि मुझे अपने शहर कराची में इस वक्त कोई भी शख्स शहर पे घूमते फिरते लोग नज़र आते हैं, कोई ट्रैफिक, कोई मोटरसाइकिल, कोई गाड़ी में, कोई किसी के चेहरे पे सुकून, मुस्कुराहट नज़र ही नहीं आ रही है। हर आदमी डिप्रेशन का शिकार है। देखें, अभी मैंने परसों एक वीडियो डाली, उसमें मैंने लिखा है कि आवाम मुझे बताओ कि अगर मेरे धरना देने से, अगर मेरे भूख हड़ताल से, अगर मेरे प्ले कार्ड लेके पार्लियामेंट हाउस के सामने बैठ जाने से किसी वजीर पे कोई फ़र्क पड़ जाएगा, किसी मिनिस्टर पे कोई फ़र्क पड़ सकता है, तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। देखिए, छोटी सी बात है, आप मीडिया वाले लोग जो हैं, जो आप जैसे साफ़ी हैं या जो कैमरामैन हैं या जो भी आपके लोग हैं जिनकी तनख्वाहें 50,000, 60,000, 70,000 या लाख रुपए, आप मुझे बताएं तो अगर लाख रुपए तनख्वाह वाले आदमी के घर पे 2 लाख रुपए का बिजली का बिल आएगा, अगर उसके घर पे 20,000 रुपए गैस का बिल आएगा, अगर उसके घर पे 10,000 रुपए पानी का बिल आएगा, तो वो 1,30,000 देगा, उसकी तनख्वाह 1 लाख रुपए है, तो वो खाएगा कैसे? इसी तरह से जिनकी तनख्वाहें 40, 50 और 60,000 रुपए हैं, उनके घरों में अगर 1-1 लाख, 2-2 लाख, 1.5 लाख, 3-3 लाख के बिल आएंगे, तो वो जिंदा कैसे रहेंगे? अब बात यह कि ये बात करूं किसके आगे जाके, मुझे यही नहीं पता। तो मैंने लोगों से ये बोला कि भाई, चूंकि हम में और जो मिनिस्टर्स होते हैं इनमें बहुत बड़ा फ़र्क होता है, लिविंग स्टैंडर्ड का बहुत फ़र्क होता है। आवाम जो है, वो जो 80% आवाम है, उनकी ज़िंदगी बहुत अलग है। क्या सोच के उसके बाप ने अपनी बेटी को गाड़ दिया ज़मीन में, मुझे नहीं मालूम। ये मैं चैलेंज से कह सकता हूँ, वो ज़हनी मरीज़, डिप्रेशन का मरीज़ ज़रूर होगा। ज़फ़र अब्बास साहब, हमने ये देखा था, दूसरा आदमी डिप्रेशन का मरीज है इस वक्त। हमने ये देखा था कि कोई बाप अपने बच्चे को ईदी के झूले में डाल के चला जाए, लेकिन फिर ये देखा कि भूख तहजीब की आदाब भुला देती है। भाई, दौरे जालियत तो नहीं है, इस्लाम की आमद से कबल का ज़माना तो नहीं है कि जाहिल अरब अपनी बच्चियों को जिंदा दरगोर कर रहे हैं। ये जीता जागता इंसान है, उसको पुलिस ने गिरफ्त में लिया है, उसका बयान रिकॉर्ड कराया, उसने अपनी जिंदा बच्ची को ज़मीन में गाड़ दिया, दफन कर दिया, और बता ये रहा है कि मैं हालात से मजबूर हूँ। हालात इतने ख़राब हो गए। देखें, उसने एक इंसान की जान ली है। कानून के मुताबिक जो सज़ा होनी चाहिए वो तो उसको 100% मिलनी चाहिए, और अगर उसने इसके पीछे कोई और भी कदम है, कोई और लोग भी उसके साथ शामिल हाल है, उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए। जिन लोगों ने इस कत्ल को छुपाया, चाहे वो उसकी बीवी हो, चाहे उसकी माँ हो, चाहे उसके, उन सबको भी सज़ा मिलनी चाहिए, बल्कि इन सबको भी फांसी पर लटका दें। मैं कहता हूँ 100% इंसाफ होना चाहिए। लेकिन मेरे मुल्क के 80% लोगों के घरों में इस वक्त खाने को नहीं है। आप समझे, अगर कोई पाकिस्तान का बहुत बड़ा अदाकार सिर्फ एक बिजली का बिल लेकर कुछ ऐसी बातें बोल दे जो बहुत खतरनाक अल्फाज हो, तो लम्हे फिक्रिया है लोगों के लिए। कौन सा रिलीफ दे रहे हैं, बताएं ना। ओ भाई, अब ये वक्त आ गया है कि लोग बिजली के बिलों के लिए अपने घर का सोना चांदी तो बेच चुके हैं। अब वो कह रहे हैं हमने अपने बच्चों के जहेज के लिए जो जमा किया है वो फर्नीचर ले लो भाई, हमारे घर का बिल अदा करना है हमें। किस उम्मीद पे कि इस महीने आया 80,000 का बिल,
अगले महीने शायद वापस 10,000 का 8,000 का आ जाएगा। उनको पता ही नहीं अगले महीने 1,20,000 का आएगा। तुम्हारे लिए बोलेगा कौन? कौन बोल रहा है आवाम के लिए? आप मुझे बताएं, चलें आप साफी हैं, तज्जिया निगार हैं, एंकर हैं, कौन अवाम के दुख में कौन सी सियासी पार्टी बाहर आई? किसने एक सेकंड का भी प्रोटेस्ट किया कि अवाम मर रही है, अवाम पे जुल्म हो रहा है, इनका खाना पीना छीन लिया गया है, इनके बजट, भाई घर में राशन जिनके आता था 6-6 हज़ार का, आज वो राशन 40,000 का नहीं आ रहा। कोई मैं 20 सदी पहले की बात नहीं कर रहा, पिछले साल की बात कर रहा हूं, 6 महीने पहले की बात कर रहा हूं। चूंकि अवाम है, ना इन्होंने कभी इख्तिदार में आना है, ना इन्होंने कभी असेंबलियों में पहुंचना है, मखसूस लोग हैं, मखसूस खानदान है, ठीक है आपने जो करना है करें। अवाम मर रही है, अवाम का कोई पूछने वाला नहीं है। भाई मैंने तो आपसे सवाल किया, बताएं मुझे वो कौन सी सियासी पार्टी है जिसने ऐलान किया है कि ये जो बिजली के बिल आ रहे हैं, लोगों के घरों में गैस के बिल आ रहे हैं, पानी के बिल आ रहे हैं, तीनों चीजें नहीं आती। देखिए मैंने तो चंद रोज पहले वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब का ये स्टेटमेंट सुना था जफर भाई, मैंने तो ये स्टेटमेंट सुना था कि आईएमएफ का आखिरी प्रोग्राम होगा, लेकिन आज वही वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ये बता के चले गए हैं कि अगर दोबारा हम आईएमएफ के दर पे गए तो बहुत बड़ी शर्मिंदगी होगी, डूब मरने का मकाम होगा। लेकिन मुझे उससे ये पता चल गया कि दोबारा फिर हम आईएमएफ की दहलीज के ऊपर नाक से लकीरें रगड़ रहे होंगे और फिर हम कहेंगे कि ये मजबूरी थी, कड़वा घूंट करना पड़ा है। तो हम तो जाते रहेंगे, कशकोल फैलाते रहेंगे, डॉलर लाते रहेंगे और उससे अशराफिया का पेट भरते रहेंगे, क्योंकि दो इंतहाएं हैं। हमने तो ये सुना था कि दो नहीं एक पाकिस्तान बन रहा है, लेकिन यहाँ तो 2 पाकिस्तान है जफर अब्बास साहब। देखिए सीधी सीधी चीज़ है, हम पहले जब छोटे थे सुनते थे पुल के इस पार की जिंदगी, पुल के उस पार की जिंदगी। आप यकीन जाने अब तो वाज़े नजर आ रहा है यार, वो दिन दूर नहीं है जब पाकिस्तान के 80% मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के घरों में लालटेनें जलेंगी, जब उनके घरों में लकड़ियों से खाने बनेंगे। दुनिया चांद पे और मरीख पे पहुंच रही होगी और हमारे घरों में लकड़ियों से खाने बन रहे होंगे। हमारा तो हाल तबाह हो गया भाई, आप लोगों की हालत तो देखो। अभी मैं तो देखिए, हम तो एहतजाज करते हैं तो उसके बाद हम उसका उन लोगों की भलाई के लिए वो चीज़ ला के रख भी देते हैं। हमने जब लोगों को बोला कि लैब माफिया चंद 100 रुपए वाले टेस्ट हजारों लाखों रुपए में कर रही है, तो हमने फ्री लैब की मशीनें लगा दी अरबों रुपए की। अभी मैं कैंसर की फील्ड में उतरा हूं तो मुझे मालूम चला कि वो जो रेडियोलॉजी होती है उसके ऊपर तो कोई खर्चा ही नहीं आता। तो भाई 15-15 लाख रुपए किस चीज के ले रहे हो? ना जी सकते हो, बिजली घर में नहीं, बिजली के बिल इतने बड़े आ रहे हैं कि तुम अपने बीवी बच्चों को फेस नहीं कर सकते। भाई शौहर को तनख्वाह मिलती है 2 महीने बाद या 15 दिन बाद, तो जब घर लेकर आता है तो पहले दिन ही मखरूज हो जाता है डबल तनख्वाह का। ये बात मैं हुक्मरानों तक कैसे पहुंचाऊं, मुझे बताए कोई। भाई बहुत फर्क है। मैं तो सीधी सी बात कर रहा हूं, फिर ये तीसरी दफा, मुझे उस सियासी पार्टी का नाम बताएं जो पाकिस्तान की आवाम के लिए बोल रही हो कि हम तुम पे जो जुल्म हो रहा है यूटिलिटी बिल्स के नाम पर, इसके खिलाफ तुम्हारे साथ खड़े हो रहे हैं। ये हमारी एहतिजाज की डेटें हैं, या ये हम एहतिजाज करेंगे। हम एहतिजाजन 2 घंटे लाइट नहीं जलाएंगे पूरा पाकिस्तान मिलके। अरे कोई तो एहतिजाज रिकॉर्ड करा दो। तो जफर अब्बास साहब, क्या लोग किसी सियासी जमात या किसी सियासी लीडर की कॉल का इंतजार कर रहे हैं कि वो कॉल देंगे तो हम एहतिजाज के लिए निकलेंगे? कहते हैं तंग आमद बजंग आमद, जब तंगी होती है, प्रॉब्लम होती है, परेशानी, लोग सड़कों पे आते हैं। बात सुने मेरे भाई बात सुने। उस वक्त आवाम जिंदा होगी? ये जिस वक्त अपनी कॉलें वॉलें देंगे उस वक्त तक आवाम जिंदा होगी? ये छोटे छोटे फ्लैटों में रहने वाले बगैर बिजली के हीट स्ट्रोक में महीना निकाल चुके हैं कराची वाले, 2 महीने। आप जाएं मस्जिदों में देखें तो क्यों एक मस्जिद में जोहर की नमाज में 6 नमाज़े जनाजा, मगरिब की नमाज में 8 नमाज़े जनाजा। मेरी अभी 3 दिन पहले एक डीएसपी से बात हो रही थी, वो मुझे कह रहा है कि सिर्फ अभी आज के दिन में मुझे अपने एरिया में 4 बुजुर्गों की लाशें मिली हैं घरों से। ये वो बुजुर्ग हैं जिनके बच्चे बाहर थे, जिनको हम काउंट करते हैं शायद लावारिस। अरे जो नॉर्मल मर रहे हैं बुजुर्ग अपने बच्चों के सामने, वो तो समझ रहे हैं बाप की उम्र पूरी हो गई, उनको थोड़ी मालूम कि ये जो शदीद गर्मी हीट स्ट्रोक में बगैर लाइट के मेरे वालिदैन घर में पड़े हुए इसलिए मर गए। बहुत बहुत शुक्रिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की हुकूमत वजूद में आने के बाद 31 रोज में, आदाद शुमार बताते हैं कि 31 रोज में 1733 अरब रुपए कर्ज लिया गया है, जो यौमिया 56 अरब रुपए बनता है। यानी एक रोज में इस हुकूमत ने 56 अरब के हिसाब से कर्ज, 31 रोज में 1733 अरब बनते हैं। अब समझना जरूरी है कि हुकूमत जो टैक्सेस इकट्ठे कर रही है, आम आदमी के ऊपर बोझ बढ़ा रही है, वो टैक्स इकट्ठा करके जाएगा कहाँ? वो कर्जों की मद में जाएगा, वो एक्सटर्नल डेट पेमेंट के अंदर जाएगा। और चीन को पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा लोन वापस करना है। पाकिस्तान डेट ट्रैप में बुरी तरह फंस चुका है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान चीन का सबसे ज्यादा मकरूज है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को चीन की जानिब से अब तक 26.6 बिलियन डॉलर्स का कर्ज दिया गया है। यानी पाकिस्तान इस वक्त चीन का 26 अरब डॉलर से जायद का मकरूज है। और दिलचस्प बात यह है कि चीन की जानिब से जो सबसे ज्यादा कर्ज जिन ममालिक को दिया गया है वो भी पाकिस्तान है। पहले नंबर पर पाकिस्तान है, दूसरे पर अंगोला है,
जिसको चीन की जानिब से 21 अरब डॉलर का कर्ज दिया गया है। तीसरे पर श्रीलंका है, जिसको चीन की जानिब से तकरीबन 9 अरब डॉलर का कर्ज दिया गया है। चौथे नंबर पर इथियोपिया है, जो चीन का 6.8 बिलियन डॉलर्स का मकरूज है। 5वें नंबर पर कीनिया है, जो चीन का 6.7 बिलियन डॉलर्स का मकरूज है। अब ये तो वर्ल्ड बैंक बता रहा है ना कि इतने पैसे चीन से हमने लिए हुए हैं, जबकि अमेरिकन इंस्टीट्यूट एड है जो ये बताता है कि पाकिस्तान चीन का 69 अरब डॉलर से जायद का मकरूज है। मुझे सिर्फ इतना कहने दीजिए कि जितने पैसे हम इकट्ठे कर रहे हैं, जब एक्सटर्नल डेट पेमेंट में ही जाना है और आगे से हमने मजीद पैसे ले लेने, तो सवाल कर रहा है कि भाई हमसे पैसे लेके चीन को तो नहीं दोगे। पाकिस्तान की जानिब से लिए गए कर्ज के आदाद शुमार को देखकर सिर्फ यही कहने का जी चाहता है कि कर्जों के साए में हम पलकर जवा हुए हैं। कशकोल बन गया है कौमी निशा हमारा। दियार गैर में सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन अरशद शरीफ के कत्ल केस में बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। कीनिया में जादू की हाई कोर्ट ने अरशद शरीफ की बेवा की दरखास्त पर कत्ल केस की तहकीकात का फैसला सुना दिया है। अदालत ने अपने फैसले में पुलिस के इस बयान को मुस्तरद कर दिया, जिसमें कहा गया था कि अरशद शरीफ की गाड़ी पर गलत शनाख्त, मिस्टेकन आइडेंटिटी की बुनियाद पर फायरिंग की गई थी। कीनिया की अदालत ने पाकिस्तानी सहाफ़ी अरशद शरीफ का कत्ल गलत शनाख्त का नतीजा करार देने का पुलिस का दावा यकसर मुस्तरद करते हुए कानून नाफिज करने वाले इदारे और सिक्योरिटी एजेंसीज के खिलाफ तहकीकात का हुक्म दे दिया है। अदालत ने अपने फैसले में अरशद शरीफ के कत्ल की साजिश का बारीकी और गहराई के साथ तफ्तीश करने का हुक्म देते हुए कहा कि पुलिस और सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ तहकीकात करके सख्त से सख्त तादीबी कार्रवाई की जाए। कीनिया की अदालत की जज जस्टिस स्टेला ने कहा कि आइन और कानून के नज़दीक हर शख्स बराबर है। अदालत ने अरशद शरीफ के लवाहिकीन को 1 करोड़ शिलिंग की अदायगी का हुक्म भी दे दिया है। अब इस सारे मामले के बाद एक सवाल जो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है वो यही है कि कीनिया की अदालत ने तो अरशद शरीफ को इंसाफ दे दिया, पाकिस्तान में अरशद शरीफ को इंसाफ कब मिलेगा? इस्लामी साल का पहला महीना, पहला दिन मुसलमानों के लिए तकलीफ दे यादें लेकर आता है। ये इब्तदा से इंतहा तक कुर्बानियों का महीना है। यकुम मुहर्रमुल हराम खलीफा दोम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का यौम शहादत है। वही उमर फ़ारूक जिनके दौर खिलाफत की मिसालें मुसलमान ही नहीं पूरा जहान देता है। वही उमर जिनका दौर क़यामत तक आने वाले तमाम हुक्मरानों के लिए मशले राह है। आपको फ़ारूक आज़म कहा गया, यानी हक़ व बातिल में सबसे बड़ा फ़र्क करने वाला। आपकी कुनियत अबू क़कस यानी शेर के बच्चे का बाप। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर खिलाफत में इस्लामी सल्तनत को इतनी वुसअत मिली कि फ़ारस और रूम जैसी सल्तनतें आपके दौर में फ़तह हुई। आपने 22.5 लाख मुरब्बा मील के इलाके पर इस्लाम का परचम बुलंद किया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंसाफ रोशन मीनार था, यानी इंसाफ का रोशन मीनार समझा जाता था। आपके तकवे का ये आलम था कि एक मरतबा मस्जिद मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खड़े खुतबा दे रहे थे कि एक गरीब शख्स खड़ा हो गया और कहा कि उमर, हम तेरा खुतबा उस वक्त तक नहीं सुनेंगे जब तक ये नहीं बताओगे कि ये जो तुमने कपड़ा पहना हुआ है वो ज़्यादा है, जबकि बैतुल माल से जो कपड़ा मिला था वो इससे बहुत कम था। तो उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बेटे अब्दुल्ला को कहा कि बताओ तुम्हारा बाप ये ज़्यादा कपड़े कैसे लेकर आया। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बताया कि उन्होंने अपने हिस्से का कपड़ा भी अपने वालिद को दे दिया है ताकि उनका लिबास बन सके। ऐसा अदल, ऐसी अदालत थी हज़रत उमर फ़ारूक की। ये एजाज़ भी सिर्फ आपको हासिल है कि सारे सहाबा मुरीद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ आपकी ज़ात मुराद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हमारे आका मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ का मफ़हूम यह है कि अल्लाह उमर इब्न हशाम और उमर बिन ख़त्ताब में से जो तुझे ज़्यादा पसंद हो उसे इस्लाम की इज़्ज़त का ज़रिया बनाना। और फिर वक्त ने देखा कि अल्लाह ताला को भी उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात ही पसंद आई। जब आप इस्लाम लाए तो सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन ने इस्लाम का झंडा सरेआम उठाकर हवा में बुलंद कर दिया। सहाबा ने उस रोज़ से नारे तकबीर बुलंद किया कि सहने काबा में बैठे मुशरिकीन के दिलों पर खौफ तारी हो गया। कुफर का बुत पाश पाश करने में हज़रत उमर का कलीदी किरदार था। उमर वो थे जिनके इस्लाम कबूल करने का जश्न ज़मीन पर ही नहीं आसमानों पर भी मनाया गया, जिसकी वजह से मुसलमानों को सहने काबा में इबादत की शान व शौकत अता हुई। आपकी हिजरत का वाक़या भी कमाल है। हिजरत के मौके पर कुफार मक्का के शर से बचने के लिए सब ने खामोशी से हिजरत की, लेकिन जैसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू हक़स की कुनियत अता की तो आपकी गैरत ईमानी ने छुप कर हिजरत करना गवारा नहीं किया। आपने तलवार हाथ में थामी और काबे का तवाफ़ किया और कुफार के मजमे को ख़बरदार करते हुए कहा कि तुम में से अगर कोई शख्स ये चाहता हो कि उसकी बीवी बेवा हो जाए, उसके बच्चे यतीम हो जाएं, तो वो मक्का से बाहर आकर मेरा रास्ता रोक कर देख ले। लेकिन किसी काफिर की मजाल ना हो सकी कि आपके रास्ते के आगे बंद बांधे। ये थी हज़रत उमर फ़ारूक यानी फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कुफ़ार पर हैबत, जिन्हें दुनिया में ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत दे दी,
वो थे उम्र फारूक। हिजरत उम्र फारूक की शान तो देखिए कि जिस शैतान से हम पनाह मांगे लेकिन शैतान उनके साए से भागे और आपको देखकर अपना रास्ता बदल डाले। इस्लाम के इस दरख्शंदा सितारे को एक मजूसी गुलाम अबू लुलु फ़िरोज़ ने उस वक्त हमला करके शदीद ज़ख्मी कर दिया जब आप इमामत फरमा रहे थे। उन्हें दिए हुए ज़ख्मों की वजह से आप शहादत जैसे अजीम मर्तबे पर फाइज हुए। आज हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।